एक रात मैं वर्जीनिया के एक होटल में रुका हुआ था, अपने परिवार से मिलने के लिए किए जा रहे एक लंबे सफ़र के दौरान। मैं बेहद थक चुका था, इसलिए आगे गाड़ी चलाना मेरे बस की बात नहीं थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। होटल बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन बाहर से साफ सुथरा लग रहा था। पार्किंग लॉट में बस कुछ ही गाड़ियां थीं और इमारत का ज़्यादातर हिस्सा अंधेरा दिखाई दे रहा था। जब मैं लॉबी में गया तो फ्रंट डेस्क पर बैठा आदमी मुश्किल से मेरी तरफ देख रहा था। उसने बिना किसी दिलचस्पी के मुझे कमरे की चाबी दी और मैं तीसरी मंजिल की ओर चला गया। हॉलवे में ज़्यादा रोशनी नहीं थी। लगभग हर दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा था, जैसे कोई भी अपने कमरे में किसी को पास नहीं आने देना चाहता हो। मेरा कमरा हॉल के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। दरवाज़ा खोला तो कमरा ठीक लग रहा था, लेकिन अजीब तरह से बिखरा हुआ था। लैंप तिरछा पड़ा था। ड्रेसर का एक दराज थोड़ा सा खुला हुआ था और बिस्तर की चादर के कोने पर मामूली सी सिलवट थी, जैसे कोई अभी थोड़ी देर पहले वहां बैठा हो। ऐसा लग रहा था कि हाउसकीपिंग ने जल्दी में सफाई की हो, या शायद बिल्कुल परवाह ही नहीं की। मैंने अपना बैग कुर्सी पर रखा, टीवी ऑन किया और सोने की तैयारी करने लगा। बिस्तर पर लेटकर नींद की कोशिश की, लेकिन कमरे की हालत बार बार दिमाग में घूम रही थी। जितना सोचता उतना ही अजीब लगता। मुझे याद आया कि फ्रंट डेस्क वाले ने चेक इन के वक्त हाउसकीपिंग का जिक्र तक नहीं किया था और पूरा होटल असामान्य रूप से खाली खाली सा लग रहा था। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद मैं एक हल्की सी आवाज़ से जागा। यह आवाज़ दरअसल मेरे दरवाजे के हैंडल की थी। पहले मैंने सोचा शायद ऐसी की आवाज़ हो, लेकिन फिर वही हैंडल दोबारा बहुत धीमे से हिला। अब मैं सीधे दरवाजे की तरफ घूरने लगा। कमरा लगभग अंधेरे में था। सिर्फ टीवी की हल्की रोशनी थी, जिसे मैं बंद करना भूल गया था। उसी रोशनी में मैंने साफ देखा, दरवाजे का हैंडल थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद आवाज़ बंद हुई और फिर एक नई आवाज़, धातु के रगड़ने जैसी, जैसे कोई ताले में चाबी डाल रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन चाबी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मेरे कमरे की चाबी तो सिर्फ होटल स्टाफ के पास होनी चाहिए। चाबी घुमाई गई, दरवाजे को हल्का सा धकेला गया, लेकिन वो खुला नहीं। दरवाजे के नीचे से हॉलवे की हल्की रोशनी साफ दिख रही थी। कुछ क्षण बाद आवाज़ बंद हो गई और फिर पूरी खामोशी। मैं करीब 1 घंटे तक जागता रहा, किसी कदमों की आवाज़ सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खुद को समझाया कि शायद किसी स्टाफ ने गलती से गलत कमरा समझ लिया होगा। मैं उठा, दरवाज़ा दोबारा लॉक किया और थकान के कारण फिर से सो गया। करीब 2:15 बजे मैं फिर अचानक जाग गया। इस बार आवाज़ न दरवाजे से आ रही थी, न बाहर से, बल्कि कमरे के अंदर से। हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई चीज़ धीरे से हिल रही हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं झटके से उठकर बैठ गया। आवाज़ तुरंत रुक गई। अंधेरे में टीवी की हल्की रोशनी में मुझे एक साया दिखाई दिया। एक आदमी काले साये की तरह मेरे बैग के पास झुका हुआ। मैंने घबराकर कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? और फिर एक भारी गहरी मर्दाना आवाज़ अंदाज आई, हाउसकीपिंग। सॉरी, मैं जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। वो साया बैग से सीधा हुआ, दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। मैंने तुरंत लाइट ऑन की, भागकर दरवाजे पर चेन और लॉक दोनों लगा दिए। बैग के पास गया। वो साफ तौर पर खोला गया था, सामान इधर उधर बिखरा था। कुछ मिनट खुद को संभालने के बाद मैंने फ्रंट डेस्क को कॉल किया। मैंने बताया कि कोई आदमी चाबी का इस्तेमाल करके मेरे कमरे में आया और मेरा सामान टटोलता रहा। फ्रंट डेस्क वाले ने कहा, हाउसकीपिंग तो इस समय ड्यूटी पर है ही नहीं। ये सुनते ही जैसे मेरे शरीर का सारा खून सूख गया। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और लॉबी की तरफ भागा। वहाँ पुलिस को बुलाया और कहा कि सीसीटीवी अब भी चेक किया जाए। पुलिस आई तो आखिरकार फ्रंट डेस्क वाला वीडियो दिखाने के लिए तैयार हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा था, एक बड़ा डरावना दिखने वाला आदमी हॉलवे में बार बार चक्कर लगा रहा है। मेरे कमरे के दरवाजे तक आता है, फिर वापस जाता है, फिर आता है और आखिरकार मास्टर की लगाकर अंदर चला जाता है।
फ्रंट डेस्क वाले ने कहा। ये आदमी यहाँ काम नहीं करता, शायद इसने होटल से मास्टर की चुरा ली है। मैंने तुरंत अपने पैसे वापस लिए, होटल छोड़ा, करीब आधा घंटा ड्राइव किया और आखिर में थककर अपनी कार में ही सो गया। उस रात के बाद होटल मेरे लिए कभी पहले जैसे नहीं रहे और आज भी मैं सोचता हूँ, क्या मैं उस होटल पर लापरवाही या मेरी जान को खतरे में डालने का केस कर सकता था? शायद कर सकता था, पर मैंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। मैं बस सब कुछ भूलने की कोशिश करता हूँ। मैं एक होटल में हाउस पर्सन के रूप में काम करता हूँ। यह काम मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग का मिश्रण होता है। मेरा ज़्यादातर काम फ्रंट डेस्क की मदद करना होता है, जिसमें मेहमानों की चीज़ें ठीक करना या उन्हें ज़रूरी सामान पहुंचाना शामिल है। और मेरी एक और जिम्मेदारी यह भी है कि होटल का स्विमिंग पूल साफ रहे और वहाँ हमेशा तौलिए मौजूद हों। और यही बात इस कहानी से जुड़ी है। यह घटना 2023 की गर्मियों की है। हमारे बॉस ने एक नई फ्रंट डेस्क वर्कर को रखा था। प्राइवेसी की वजह से मैं उसे ब्रियाना कहूँगा। वो नाइट शिफ्ट में काम करती थी, इसलिए मुझे भी उसकी मदद के लिए नाइट शिफ्ट में डाल दिया गया। बुधवार की रात थी और हमारे होटल में बुधवार की रातें लगभग डेड नाइट होती हैं, यानी उस दिन बमुश्किल कोई चेक इन होता है। मैं और ब्रियाना लगभग पूरी रात बातें करते रहे और साथ साथ अपना काम भी करते रहे। फिर मुझे पूल की तरफ जाना पड़ा। हमारे होटल में अगर कोई मेहमान तैरना चाहे तो उसे एक फॉर्म भरना होता है जिसमें सारे नियम लिखे होते हैं और फिर उसे पूल की चाबी दी जाती है। लेकिन हमें मास्टर कीज दी गई होती हैं जो होटल के लगभग हर हिस्से को खोल सकती हैं। मैंने मास्टर की लॉक में लगाई और पूल का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। पूल के अंदर एक स्टोरेज रूम है जहां तौलिए और बाकी केमिकल जैसे क्लोरीन वगैरह रखे जाते हैं। मैंने स्टोरेज रूम खोला और तौलिए निकालने लगा क्योंकि रैक पर बहुत कम तौलिए बचे थे। मैं झुककर आखिरी तौलिया उठा ही रहा था कि अचानक मुझे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं सचमुच उछल पड़ा। आवाज़ इतनी अचानक थी कि मेरे हाथ से तौलिए भी गिर गए। मैं फौरन पूल एरिया में भागा और देखा कि हमारा एक लाइफ सेवर, लाल रंग का वो तैरने वाला फोम, पानी के बीचों बीच तैर रहा था। यह बेहद अजीब था। उसे तभी पानी में फेंका जा सकता था जब किसी ने उसे जानबूझकर फेंका हो। मैंने पूरा पूल एरिया घूमा, वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने लाइफ सेवर निकाला, तौलिए रखे और तुरंत बाहर आ गया। मैं काफ़ी बेचैन था। मैंने ब्रियाना से पूछा कि क्या कोई पूल में गया था। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं। मैं पूरी बात उसे बताना नहीं चाहता था। वो नई थी और मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे मैं पागल हूँ। रात वैसे ही चलती रही, लेकिन लगभग 9:30 बजे मुझे एक मेंटेनेंस स्लिप मिली। रूम 324 का टॉयलेट काम नहीं कर रहा। मैं तीसरी मंजिल पर रूम 324 पहुंचा और मास्टर की से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दाईं तरफ बाथरूम होता है और सीधे आगे जाएं तो दाईं ओर 2 बेड लगते हैं। मैं सीधे बाथरूम में गया और टॉयलेट का ढक्कन उठाकर उसे ठीक करने लगा। कमरे में कोई नहीं था। ब्रियाना ने पहले ही बताया था कि मेहमान शुक्रवार तक नहीं आने वाले। मैं वॉल्व्स और फ्लेपर को ठीक कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर रहा है। मैं बिल्कुल चुप हो गया। मेरे बाजुओं के रोंगटे खड़े हो गए। गर्मियों की गर्म रात में ठंडी हवा, कोई वेंट, कोई खिड़की, कुछ नहीं। सब कुछ बंद था। फिर जैसे वो ठंडी हवा आई थी, वैसे ही वो गायब भी हो गई। मैंने कमरे का थर्मोस्टेट देखा, 61 डिग्री। इससे मैं और घबरा गया। पूल वाली बात भी मन में घूम रही थी। मैं टॉयलेट जल्दी ठीक करके निकलना चाहता था। शायद 2 मिनट बीते होंगे कि टॉयलेट अचानक खुद ही फ्लश होने लगा। मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया। पानी बहने की आवाज़ चल रही थी कि अचानक कमरे के अंदर से एक बहुत ज़ोरदार ठाएं की आवाज़ आई। मैं वहीं जम गया। ठंडी हवा की वही लहर फिर से। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने टॉयलेट का ढक्कन बंद किया और धीरे धीरे बाहर निकला। मेरी नज़र दाईं तरफ बेड की ओर गई और वहाँ कमरे का फ़ोन हवा में झूल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे ज़ोर से हिलाया हो।
लेकिन मेरी नज़र फ़ोन पर नहीं ठहरी। मेरी नज़र उसके पीछे गई। कमरे के कोने में बेड के पास एक लंबा, बहुत ही लंबा आदमी खड़ा था, या शायद आदमी भी नहीं, वो बिल्कुल स्थिर, पूरा काला साया था। कोई चेहरा नहीं, कोई नक्श नहीं, बस एक काला धुंधला सा आकार, जैसे गेम्स में लॉक्ड कैरेक्टर दिखते हैं। मैं इतना डर गया कि सांस लेना भी भूल गया। और फिर वो साया हिला। मैंने नहीं देखा कि उसके किस हिस्से ने हरकत की, लेकिन हरकत हुई और मैं जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। उसे इतनी जोर से खोला कि लगभग खुद को ही चोट पहुंचा बैठा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और सीधा नीचे फ्रंट डेस्क पर पहुंचा। मैंने ब्रियाना से कहा कि मैं आज जल्दी जा रहा हूं। घर जाते हुए मैं सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। घर जाते हुए मैं बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। पूल में जो हुआ, फिर कमरे में जो देखा, दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थीं। मैं लगातार यही समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर वो चीज़ क्या थी। और हाँ, अब मैं उसे चीज़ ही कहता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जैसा इंसान मैं जानता हूँ। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, बस एक लंबा, बेके शक्ल काला सा साया था। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो वहाँ आया कैसे था। कमरा पूरा बंद था, अंदर कोई मेहमान नहीं था, फिर भी वो मौजूद था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, मुझे वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए था। और मैं निकल आया। उस रात के बाद मैं खुद को यही समझाता रहा कि शायद मेरा दिमाग ही मेरे साथ खेल खेल रहा था। शायद थकान, शायद अंधेरा, शायद वो अजीब सी खामोशी, कुछ भी वजह हो सकती थी। लेकिन दिल के एक कोने में एक हिस्सा था जो ये मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि जो कुछ हुआ, वो आवाज़ें, वो अचानक चलती ठंडी हवा, वो साया, सब कुछ इतना हकीकत जैसा लगा था कि उसे वहम कह देना खुद से झूठ बोलने जैसा होता। खुशकिस्मती से उस रात के बाद मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, न पूल में कोई अजीब घटना, न किसी कमरे में। और मैं सच में शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। ऐसी रात जिसे आज भी जब याद करता हूँ तो पूरी देह में सिहरन दौड़ जाती है। यह एक सच्ची डरावनी कहानी थी, एक ऐसी रात की कहानी जिसे चाहकर भी मैं कभी नहीं भूल पाया।